गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों का सेट 4 है ज्योग्राफी के लिए। ओके, आरओ एआरओ जैसा कि पता होगा आपको, समीक्षा अधिकारी जो 2023 का एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके लिए हम लोग ये टेस्ट श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारा नेक्स्ट है ये 4th सेट है। ठीक है, इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं, आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उसमें चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लगभग 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना है, और कुछ इसमें डिटेल्स में बात करेंगे तो थोड़ा फर्दर इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ओके, एक क्वेश्चन है ये है हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शंस जब स्टार्ट होगा वहां पे हम देखेंगे कि कुछ थ्योरीज दी गई थी महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों के वितरण के बारे में। ठीक है, उन थ्योरीज में जैसे हम नाम लें तो प्लेट विवर्तन की थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महासागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसको कहते हैं। ठीक, ये कुछ थ्योरी थी। इनमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारी थ्योरी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी। ठीक है, जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जिसमें दिया उन्होंने उन्होंने जिसमें बताया कि महाद्वीप, पहले ये सारे महाद्वीप मिलके क्या थे भाई, एक लैंड मास थे। ठीक है ना, एक सुपर लैंड मास था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्या, पेंजिया। ओके, और ये पेंजिया फिर बाद में क्या होता है, स्प्लिट होता है 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट होता है पेंजिया, देखिए ये पेंजिया, मान लीजिए ग्लोब है, यहां पे है आपका ये पेंजिया। क्लियर है? और चारों ओर इसके जो महासागर था उसका नाम क्या था, पैंथलासा। नाम याद रखिएगा, ये पैंथलासा, और इसका नाम है, ये लैंड मास है बीच में, इसका नाम है पेंजिया। क्लियर है? ओके, बाद में जब इसमें फर्दर इसमें डिवीजन होता है, स्प्लिट होता है, 2 भाग में टूटता है, तो जो अपर पार्ट है इसका और ये जो नीचे वाला पार्ट, अपर पार्ट जो है इसको कहते हैं हम लोग अंगारा लैंड। ओके, या लॉरेंशिया, और नीचे वाला जो पोर्शन था, हिस्सा था, उसको कहते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। क्लियर है भाई इतनी बात? ओके, अब देखिए जो अपर पोर्शन है और लॉरेंशिया या अंगारा लैंड, इससे जो कॉन्टिनेंट बने बाद में इनमें भी डिवीजन हुआ, ये भी टूटे। ठीक है ना, इनके ये प्लेटें जो है आपस में स्प्लिट हुई। इसके बारे में जो बेस थ्योरी थी वो बाद में जब ये आता है, क्या कहते हैं, आर्थर होम्स की, ठीक है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इसको समझाया कि क्यों ये अलग हुए, क्यों टूटे ये। क्लियर है? ओके, तो वो चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो जाके वहां पे देख सकते हैं। तो नॉर्थ जो पोर्शन है इसका, लॉरेंशिया, उत्तरी भाग, उससे भाई आपके कौन कौन से महाद्वीप बाद में बने, तो इससे बना कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया। ओके, ये जो मेजर पोर्शन थे ये आपके बने। क्लियर है? यूरोप भी हो गया, इसमें एशिया, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। इसमें चलते हैं सदर्न पोर्शन में, इससे कौन कौन से लैंड मास या कौन से कॉन्टिनेंट बने, तो सबसे पहले साउथ अमेरिका बना इससे। क्लियर है? नेक्स्ट कौन बना इससे भाई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप इसी से बना। इसके बाद भाई जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये जो है इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? ओके, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो ये थे हमारे सदर्न पोर्शन, ठीक है, जिससे हमारा ये अलग अलग कॉन्टिनेंट बने हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो आई होप इसमें आपको डिटेल मिल गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका था, दक्षिणी अमेरिका था, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका नहीं था, बल्कि ये लॉरेंशिया या अंगारा लैंड का पार्ट था। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वायुमंडल की लंबवत संरचना में, लंबवत संरचना मतलब कि नीचे से अगर हम लोग ऊपर की ओर,
वर्टिकल लें तो उसमें बात कर रहा है निचली सतह कौन सी होती है। देखिए वायुमंडल की जो परतें हैं उनको हम लोगों ने विभिन्न भागों में विभाजित किया, जैसे ध्यान दीजिएगा लगभग 0 से 10 से 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे जो रेंज है, इस मंडल को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्लियर है, या इसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्लियर। अब 10 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसको कहते हैं हम लोग समताप मंडल। समताप मंडल, या इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्लियर। ओके 50 से लगभग 90 किलोमीटर तक का, 85 टू 90 किलोमीटर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। समताप मंडल के बाद आएगा आपका मध्य मंडल, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर ओके। और 90 किलोमीटर के बाद अप टू 600 किलोमीटर, यहां पे ये जो लेयर है इसको क्या कहते हैं भाई हम लोग, ये है थर्मोस्फीयर या ताप मंडल। ताप मंडल, थर्मोस्फीयर ओके। और इसके बाद 600 के बाद जो है आपका है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर ओके। और इसी में ही तापमंडल जो है यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी, आयन मंडल की। इसी का ही एक मेजर पोर्शन जो होता है वो आयन मंडल होता है। ठीक, तो ये आपके 5 लेयर हैं किसकी, वायुमंडल की। तो हमने यहाँ पे हाइट देख लिया, ये हाइट है इसकी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेयर्स हैं, तो 10 से 50, 50 से 90 और 600 और लगभग अप टू 1000, और 1000 के ऊपर जो हमारा फिर आउटर स्पेस ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। 1000 के 10,000 मान लीजिए, 600 तो ये है ना 10,000, ठीक है। उसके बाद आउटर स्पेस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसने पूछा है लंबवत संरचना में सबसे निचला परत कौन सी है भाई, क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। कहां पर है ट्रोपोस्फियर, ये रहा। देखिए क्षोभ मंडल जो है हमारे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो हमारे वायुमंडल में पार्थिव विकिरण होता है, यानी सूर्य से जो रोशनी आती है उससे जो हमारा पृथ्वी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद रेडिएशन जो है विकिरण वापस बैक करता है, तो उससे वायुमंडल में जो मौजूद गैसें होती हैं वो गर्म होती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी पे टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है। अगर ये रेडिएशन नहीं होता तो हमारी पृथ्वी भी एकदम कोल्ड फ्रीज रहती, ठीक है ना, जहां पे जीवन भी असंभव होता। तो यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं ये जो विकिरण है जो, और ये जो गैसेस हैं ओके। तो यहाँ पे हम देखें क्षोभ मंडल जो है, साथ ही साथ क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की जो इसमें परिघटनाएं हैं, जैसे वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, जो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, वायुदाब हो गया, ये सब जो है इसी में ही घटित होते हैं। क्लियर है ओके। तापमान, ये सारी चीजें आपको इसी में। तो ये जो क्षोभ मंडल है अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण लेयर जो है आपकी ये होती है, जिसका मानव पे, यहाँ पे बायोम पर अगर हम देखें, पृथ्वी पर उपस्थित जो जीवन है उस पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, उससे संबंधित है। तो चले, तो ये था। इसमें लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मेंस में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो ट्रोपोस्फियर सबसे लोवेस्ट लेयर हो गई, ठीक है। अच्छा ट्रोपोस्फियर के बारे में एक बात बता दें, देखिए ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है ये वेरी करती है। जो हम नीचे से ऊंचाई ले रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने 10 किलोमीटर लिखा है, ये ध्रुवों पे कम होती है। ध्रुवों पे लगभग 6 से 8 किलोमीटर तक ये होता है, और जो विषुवत रेखा होती है ना, वहां पे लगभग 15 से 18 किलोमीटर, अप टू 18 किलोमीटर तक इसको पाया जा सकता है, ठीक है ओके। तो ये वेरी करती है, बिकॉज क्या होता है, ध्रुवों पे हवाएं ठंडी है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हवा जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो ट्रोपोस्फियर होता है ना, इसकी जो अपर लेयर होती है वो कम ही हाइट तक पहुंच पाती है, ठीक। जबकि विषुवत रेखा पे हवाएं गर्म होकर जब ऊपर उठती हैं तो काफी ज्यादा हाइट अटेन करती हैं, जिस कारण क्या होता है, वहां पे जो क्षोभ मंडल होती है उसकी ऊंचाई जो होती है थोड़ी बढ़ जाती है, और वो लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। ध्रुवों पे ये 6 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्लियर है ओके। चलिए अभी चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। जो नॉर्थ अमेरिका है, आपको पता होगा उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे 5 ग्रेट लेक्स हैं, 5 महान झीलें हैं, जिसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी, सुपीरियर
यूरोन, यूरोन नाम लिख दे रहा हूं मैं, सुपीरियर, यूरोन, मिशिगन, ईरी, ईरी और ओंटेरियो, ओंटेरियो। ओके, 4 और 1 5, ये 5 झीलें हैं, ठीक है। और ये पांचों झीलों में से ये जो 4 झीलें हैं ना, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 4 झीलें, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो, ये चारों जो है अमेरिका और यहां पे है कनाडा, कनाडा एंड यूएसए, इनके बीच में क्या बनाती हैं, बॉर्डर बनाती हैं, सीमा बनाती हैं। क्लियर है? ओके। जबकि ये जो मिशिगन है ना, ये कंप्लीटली कहां पे है, यूएसए के अंदर है। तो ये मिशिगन जो है पूर्ण रूप से अमेरिका के अंदर स्थित है, जबकि अन्य 4 झीलें जो है वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। इसमें हम बात करें सबसे छोटी ओंटेरियो, ईरी और ओंटेरियो से जब वाटर जब गिरता है, ईरी से वाटर ओंटेरियो में गिरता है, तो वहीं पे जो वाटरफॉल बनता है उसको हम लोग कौन सा वाटरफॉल कहते हैं, नायग्रा वाटरफॉल, नायग्रा वाटरफॉल, ये यहीं पर सिचुएटेड है। ओके। सुपीरियर जो झील है इसकी बात करें, ये विश्व की सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज झील है। ये किसकी, फ्रेश वाटर की, यानी ताजे जल की या मीठे जल की, फ्रेश वाटर जिसको ताजा या मीठा जल कहते हैं, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है हमारी अर्थ पर, कौन, सुपीरियर लेक। क्लियर है? ओके। सुपीरियर यहीं पे डुलुथ जैसे शहर हैं, यहां पे बसे हुए हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग सुपीरियर में, तो यहाँ पे लॉ अयस, जो सुपीरियर घाटी है ना, इसमें लॉ अयस के आयरन ओर के भंडार बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके। कोल रिजर्व भी मिलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पे लॉ अयस जो है उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? ये गर्म धारा, देखिए हम जब महासागरीय चैप्टर, सागर विज्ञान जो है, ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक आता है महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं तापमान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक ठंडी जलधाराएं और एक गर्म जलधाराएं, ठीक है। ओके, देखिएगा, जो ठंडी जलधाराएं होती है ना, वो ठंडे क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर आती है। ओके। और जो गर्म जलधाराएं होती है ना, वो गर्म क्षेत्रों से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, ठीक है। ये गर्म हो गए और ये हो गए ठंडे जलधारा, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन, पहला चीज तो आपको डायरेक्शन याद रखना। दूसरी बात कि इसमें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कौन गर्म धारा है। देखिए, जो हमारा फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड कहां पर है भाई, तो फॉकलैंड जो है ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल्का सा नीचे, चलो। फॉकलैंड जो है हमारा, यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, ये अर्जेंटीना हो गया आपका, अर्जेंटीना। और इसके साइड में यहां पे अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक ओशियन में, कौन सा ओशियन है यहां पे, अटलांटिक ओशियन। ओके, अटलांटिक महासागर है, यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, उसी का नाम क्या है भाई, फॉकलैंड। और जो यहां पे आपका पश्चिम से पूरब दिशा में एक धारा प्रवाहित हो रही है, पश्चिम से पूरब दिशा में अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में एक जलधारा प्रवाहित होती है। इसी का एक पार्ट, चूंकि दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स आपको पता होगा। देखिए, कोरियोलिस बल जो है, अभी उस पर हम बात करेंगे। अभी ये जानिए कि उत्तरी गोलार्ध में जब पवने या जलधारा या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट एक दिशा से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस पर एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं, वो दाईं तरफ लगता है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं या लेफ्ट साइड में लगता है। तो यहाँ पे जलधारा इधर से इधर जा रही है, तो इस पे एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगा बाईं तरफ, ये इधर मुड़ गई, ठीक है। और यहाँ पे फॉकलैंड है, यहाँ अर्जेंटीना है, तो इनके बीच में जो ये जलधारा, ठंडी जलधारा है, ये जो प्रवाहित होती है, देख रहे हैं ना, इसकी डायरेक्शन किधर है, ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, ये तीर का निशान देख रहे हैं, विषुवत रेखा यहां पे है, विषुवत रेखा, तो इसकी ओर ये डायरेक्टेड है। तो ये आपकी ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड की जलधारा। तो ये गर्म नहीं है, कैसी है भाई, आपकी ठंडी। इसी जलधारा के कारण, ये जलधारा क्या होता है, जब अर्जेंटीना के तटों से प्रवाहित होता है ना, तो अर्जेंटीना पे वहां पे तापमान में बहुत कमी कर देता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो बहने वाली हवाएं होती हैं वो ठंडी और ड्राई हो जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाती इन क्षेत्रों में, और जिस कारण यहाँ पे आपको एक पैटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलेगा। कौन सा मरुस्थल, पैटागोनिया
मरुस्थल देखने को मिलता है। कहां पे? अर्जेंटीना में। ओके, तो उस पे किसका प्रभाव है? इसी फॉकलैंड धारा का प्रभाव है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर जो है आप देखें यहां से उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है इधर वाला, ओके, थोड़ा सा जगह कम है, एडजस्ट कर रही है इसमें। तो यहां पे वेट अ सेक, हाँ, देखिए यहां पे हम बात करें इस तरफ से लेब्राडोर सी से, और यहां पे एक छोटा सा कनाडा के पास यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है भाई न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ओके, इस न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में क्या होता है, नीचे से आ रही है एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि गर्म है, और ऊपर से आती है लेब्राडोर। लेब्राडोर यानी ये जो आपका लेब्राडोर सागर है इधर, उधर से होते हुए डेविस स्ट्रेट से होते हुए, डेविस स्ट्रेट से, डेविस जल संधि से होते हुए ये न्यू फाउंडलैंड की तरफ यानी अटलांटिक ओशन में ये प्रवेश करती है। क्लियर है? तो ये भी आपका, इसकी दिशा देख रहे हैं किधर है, दक्षिण की ओर है, तो ये आपकी हो गई ठंडी जलधारा। लेब्राडोर भी कैसी हो गई आपकी? ठंडी जलधारा। कनारी जलधारा, तो इसके आ जाते हैं इधर, जो यूरोप का ये पश्चिमी तट है इधर, और इसके नीचे हम देखें अफ्रीका वाला रीजन, तो अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा है दिख रहा है ये वाला, तो यहां से आपको एक जलधारा आती हुई प्रवाहित होगी। तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग कह सकते हैं इसको हम, तो यहाँ पे एक जलधारा जो उत्तर से दक्षिण विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, और छोटा सा एक आइलैंड है यहीं पे, उसको कहते हैं हम लोग कनारी द्वीप। ओके, उसी कनारी द्वीप के कारण इस जलधारा का नाम क्या पड़ा है? कनारी जलधारा। तो दिशा किधर है इसकी? विषुवत रेखा की ओर ठंडे क्षेत्र से होके आ रही है, तो इसका ये आपकी होगी कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। जबकि आपकी ब्राजील जलधारा जो है, जब हमारी यहाँ पे विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के पैरेलल, चूंकि पैरेलल चल रही है, यहाँ पे कोरियोलिस बल शून्य होता है, तो इन पे कोई डिफ्लेक्शन फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगी, सीधे चलेंगी जब तक तट से ना टकराए। तट से टकराने के बाद ये उत्तर की ओर और ये यहाँ पे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। क्लियर है? ओके, तो ये जो है उत्तर की तरफ जो जलधारा प्रवाहित हो रही है, इसको कहते हैं हम लोग उत्तर विषुवत महासागरीय जलधारा, और ये दक्षिण में जो प्रवाहित हो रही है दक्षिण विषुवत महासागरीय जलधारा। और दक्षिण विषुवत महासागरीय जलधारा जब ये ब्राजील के तट से टकरा के बाईं ओर मुड़ती है लेफ्ट साइड में और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो ब्राजीलियन तट को क्या करती है? ये गर्म करती है, साथ ही साथ यहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं, आर्द्रता में वृद्धि होती है, और अमेजन रेन फॉरेस्ट में वर्षा की मात्रा में वृद्धि करती है। ठीक है, तो ये जो जलधारा है ब्राजील के तट पे प्रवाहित होने के कारण इसको ब्राजील की जलधारा कहते हैं, जो कि आपकी कैसी जलधारा है भाई? गर्म जलधारा है। तो आंसर हो गया आपका करेक्ट बी। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ये नीचे दिए गए हैं घास के मैदान, इधर दिए गए हैं देश। देखिए ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण और एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पंपास, पुस्ताज, वेल्ड और डाउन्स, ये ग्रासलैंड है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो पंपास जो है, पंपास आपका अर्जेंटीना में आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे, ठीक है, इन क्षेत्रों में ये ग्रासलैंड फैला हुआ है पंपास। ठीक है, जो कि आपका एक शीतोष्ण ग्रासलैंड है। कौन सा? टेम्परेट ग्रासलैंड है। ओके, पुस्ताज जो है ये भी आपका एक शीतोष्ण ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो कि आपका हंगरी के मैदानों में मिलेगा आपको। हंगरी, कहां गया हंगरी? ये वाला रीजन। ठीक है, वेल्ड की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका जो है उसके क्षेत्रों में, उसके मैदानी क्षेत्रों में वेल्ड जो है आपकी कौन सी? ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय जलधारा है, जलधारा कह रहे हैं सॉरी, ग्रासलैंड है, घास भूमियां है, और आपका कहां मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका। और डाउन्स जो है, डाउन्स अगेन आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि आपका कहां पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? ओके, तो इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 4 2 1। कौन सा है भाई? 3 4 2 1, ऑप्शन ए सही हो जाए। क्लियर है? ओके, इसके अलावा कुछ और ग्रासलैंड होते हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रेयरी कहां पे मिलता है? उत्तरी अमेरिका। स्टेपी की बात करें, स्टेपी जो है ईस्टर्न यूरोप और आपका
सेंट्रल एशिया में यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड है, जैसे अगर हम देखें सवाना घास भूमियां, ठीक है, ओके, अफ्रीका और उसमें कॉन्गो रिवर वैली के नीचे आपको सारा मिलेगा, ठीक है ना। और हम देखें उसमें फिर कंपोस, कंपोस जो हो गया आपका, देखिए लानोस, कंपोस और पंपास, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसमें से लानोस, लानोस जो है आपका कहाँ पे है, वेनेजुएला में, ठीक है। और आपका कंपोस्ट जो है ब्राजील के दक्षिण साउथ दक्षिण पूर्व में है, ब्राजील के दक्षिण पूर्व में है आपका कंपोस्ट, ठीक है। तो इन सारे आप क्षेत्रों को आप जानते रहिए, क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आंसर क्या है भाई आपका, आंसर ए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे विंड्स दी गई हैं, ये लोकल विंड्स हैं जो लोकल नेम से जानी जाती हैं, और यहाँ पे कंट्री है कि किस कंट्री में ये प्रवाहित हो रही है। देखिए सेंटा आना की बात करें, सांता आना सही सुमेलित नहीं है पूछा है। सेंटा आना कैलिफोर्निया, सेंटा आना एक तरीके की क्या है, गर्म एवं शुष्क विंड है, ठीक है। जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट बेसिन है ना, ग्रेट मैदान उसका जो है, उस मैदान में हाई प्रेशर जब क्रिएट होता है, उस मैदान में उस हाई प्रेशर से, ठीक है, उस हाई प्रेशर से, और मोजावे डेजर्ट यहाँ पे बीच में रास्ते में पड़ता है उसके, मोजावे, मोजावे मरुस्थल, ओके, मोजावे डेजर्ट से होता हुआ एंडीज पर, एंडीज कह रहा हूं सॉरी, सियरा नेवादा से होता हुआ इन पर्वतों से नीचे उतरता है, और पर्वत से नीचे उतरते समय इसका तापमान में वृद्धि होती जाती है, और अंततः ये कहां पहुंचता है, लॉस एंजलिस सदर्न कैलिफोर्निया में पहुंचता है, और वहां के तापमान में वृद्धि करता है, क्लियर है। तो सांता आना एक इसी तरीके की गर्म पवन है जो कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हबूब, ये सूडान में है, ये भी आपकी ये गर्म और शुष्क पवन है, ठीक है ना। सूडान जो देख रहे हैं हम लोग, ये सहारा मरुस्थल उसके पूर्वी हिस्सा, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ये जो गर्म पवन है ये प्रवाहित होती है। यामो जो है, यामो अगेन आपका जापान में प्रवाहित होती है, ठीक है। और मिंस्ट्रल, मिंस्ट्रल यामो आपकी एक तरीके से कैसी पवन है भाई, ये यामो है आपकी वार्म एंड ड्राई, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिंस्ट्रल, बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है मिंस्ट्रल, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो मिंस्ट्रल देखिए जो आपका सदर्न यूरोप वाला हिस्सा है, यहाँ पे स्पेन हो गया, इधर पुर्तगाल हो गया, इधर स्पेन हो गया, और यहाँ पे आपका फ्रांस हो गया, ओके। और फ्रांस में ये इधर देख रहे हैं बे ऑफ बिस्के, ओके, और यहां से आपका जो ये इधर हाई प्रेशर है भाई, और इस हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे गल्फ ऑफ लायन, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन सी का, भूमध्य सागर का हिस्सा है। तो इस दिशा में एक पवन प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है भाई, मिंस्ट्रल, ठीक है। तो मिंस्ट्रल इसी तरीके की एक पवन है, एक ठंडी पवन है, ड्राई पवन है, जो इन क्षेत्रों में क्या करती है, मिंस्ट्रल कोल्ड है, कोल्ड है और ड्राई है, जिसकी वजह से फ्रांस के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में क्या आता है, ठंडियों के समय में यहाँ पे कोल्ड वेव जो होती है वो शीतलहर बढ़ती है, बर्फबारी होती है, ठीक है ना। तो वो इसी मिंस्ट्रल का ही इफेक्ट होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, कहां हो जाएगा, ये फ्रांस हो जाएगा, क्लियर है आंसर। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इधर उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं, इधर देश दिए गए हैं, विली विली, ठीक है। विली विली जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो आपके ऑस्ट्रेलिया के पास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मैचिंग करें हम लोग सीधे, टाइफू जो है, टाइफून, ठीक है ना। तो यहाँ पे टैफू दे रखा है, टाइफून के नाम से भी जानेंगे, तो कहाँ हो गया भाई, ये जापान की तरफ। बागुइयो जो है ये आपका फिलीपींस, और हरिकेन, हरिकेन के बारे में तो आप लोग सुना होगा, यूएसए में, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो इंडियन ओशियन में होता है उसको साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ फेमस नाम है जो इन रीजन में जब ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो उस नाम से इनको जाना जाता है। तो मैच कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 2-3-1-4, 2-3-1-4, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार जो है, देखिए अटलांटिक ओशियन जो है ना आपका, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप, इधर साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका, अफ्रीका, ओके। और इसके बीच में आपका एक महासागर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर का जब विकास हुआ उससे क्या होता है, यहाँ पे
सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हम लोग पहले थ्योरी जो देखे हैं उस स्प्रेडिंग होती है, तो यहाँ पे इसके ओशियनिक क्रस्ट में क्या होता है, रिजेस का फॉर्मेशन होता है। रिज रिज एक तरीके के उच्च स्थल होते हैं महासागर के नीतल पे, ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो डिटेल में वीडियो पढ़िए आप लोग, जाके वहां पे देख लीजिएगा। तो इस तरीके के जो रिज बनते हैं ना, तो रिज कई बार इनकी आकृति ऐसी हो जाती है, ऊपर अपर्दन के कारण क्या होता है, ये चोटी नहीं बनती, ये ऊपर फ्लैट हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाए, तो इसको हम लोग पठार कहते थे। तो इसी तरीके के कुछ रिज हैं जो आपके अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक में यहाँ पे आपका टेलीग्राफिक जो पठार है वो पाया जाएगा, उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर है भाई, इसमें टेलीग्राफिक पठार। इसके अलावा कुछ और पठार के नाम है, अगर मैं इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करूं, तो सबसे पहले उत्तर में कौन आएगा, टेलीग्राफिक पठार। इसके दक्षिण में अगर हम चलें तो डॉल्फिन प्लेट्यू आएगा। कौन सा प्लेट्यू, डॉल्फिन, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग, डॉल्फिन प्लेट्यू या डॉल्फिन पठार। इसके दक्षिण में हम लोग चलें, चैलेंजर प्लेट्यू हो गया, चैलेंजर पठार, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन, टेलीग्राफिक प्लेट्यू, उसके दक्षिण में डॉल्फिन, उसके दक्षिण में चैलेंजर, और उसके नीचे सबसे लास्ट में आपका साउथ में रियो ग्रांडे, ब्राजील के आसपास रियो ग्रांडे प्लेट्यू या पठार, ठीक है। तो इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ सके, क्योंकि टेलीग्राफिक पूछा गया है। अब इनको देख सकते हैं, तो टेलीग्राफिक नॉर्थ में, उसके साउथ में डॉल्फिन, फिर चैलेंजर, फिर रियो ग्रांडे। ओके, चले, रियो ग्रांडे एक रिवर भी है, किसके मध्य है जरा बताइए। रियो ग्रांडे जो है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। देखिए एल्बिडो क्या है, एल्बिडो एक तरीके की वापसी की शक्ति कहते हैं, या इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। कोई सतह है जो, जब कोई सतह जितनी ज्यादा शाइनी होगी, चिकनी होगी, ओके ना, और ऐसी सतह, ठीक है, तो ऐसी सतह क्या होगा, जब उस पर लाइट पड़ती है ना, तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कम करता है, अवशोषित कम करता है, और रिफ्लेक्शन उसका ज्यादा करता है। क्लियर है। तो एल्बिडो जो है, एल्बिडो एक क्या है भाई, ये रिफ्लेक्शन है। एल्बिडो की जो अगर हम डेफिनेशन देखें, ये किसी सतह द्वारा जो प्राप्त कुल, ये हम सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, कुल सौर ऊर्जा, सौर किरण, ओके। और ऊपर क्या रहेगा आपका, उस सतह के द्वारा परावर्तित सौर किरण, उस सतह द्वारा परावर्तित सौर किरण, ओके। यानी उसने टोटल जितना प्राप्त किया उसमें से कितना उसने रिफ्लेक्ट किया, यही क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। क्लियर है, ओके। अगर कोई परत, कोई सतह खुरदरी है, ब्लैक कलर की है, तो उससे रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, तो उसका एल्बिडो क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, ओके। जितना ज्यादा एल्बिडो उतना ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन पावर, ओके, उतना ही कम वो एब्जॉर्ब करेगी, और जितना कम एब्जॉर्ब करेगी उतना कम गर्म होगी। क्लियर है। जैसे अगर हम ब्लैक कलर और व्हाइट कलर की बात करें, तो व्हाइट कलर क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कम करता है। क्यों, क्योंकि व्हाइट दिखाई दे रहा है, दैट्स मीन वो सभी सातों रंगों को क्या कर रहा है, जो सनलाइट है उसके अंदर अवेलेबल जो है, वो सभी सातों रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट दिख रही है हमको, तो वो एब्जॉर्ब कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कपड़ा ठंडा रहता है, ठीक है। तो गर्मियों में इसीलिए बोला जाता है ना, जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए, ठीक है। और ठंडियों में इसका रिवर्स कर दो, ब्लैक कलर पहनोगे तो वो सनलाइट जो पड़ेगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, हीट प्रदान करेगा वो, ठीक है। तो एल्बिडो जो हो गया आपका, ये इतना हो गया। क्लियर है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, ये कमेंट में लिख के बताएं, पृथ्वी का एल्बिडो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की तरह क्रम में क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखिए जापान जो है उसके 4 मेजर द्वीप जो हैं, ठीक है, उसको साउथ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करें अगर, तो सबसे पहले नॉर्थ में आएगा होक्काइडो, होक्काइडो ये नॉर्थ में। इसके साउथ में जो है वो है, उसका नाम है होन्शु, होन्शु। और फिर इसके नीचे है शिकोकू, शिकोकू, और यहां पे इसके नीचे है क्यूशु, क्यूशु। क्लियर भाई, ओके। देखिए जो होक्काइडो है और यहाँ पे आपका होन्शु, होन्शु बड़ा इंपॉर्टेंट इसका आइलैंड है, और जो जापान के जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो इसी पे बसे हुए हैं। क्लियर है, ओके। जिसमें अगर हम बात करें
आपका टोक्यो यहीं पर है, ठीक है, और क्या नगोया यहीं पर है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कुछ एक दो सिटी और थी, सेंडाई, सेंडाई फ्रेमवर्क वगैरह भी हुआ था। ये सब जो नाम है आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कन्वेंशन इनके नाम से हैं, ठीक है ना। ओके चले, तो ये जो है सिटी इसमें है, और साथ ही साथ इसमें हम बात करें होंशु पे, एक बड़ा महत्वपूर्ण सिटी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हिरोशिमा। हिरोशिमा शहर जो है वो इसी होंशु आइलैंड पर है, क्लियर है। नीचे शिकोकू है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यूशु, क्यूशु पे आपका नागासाकी शहर है, नागासाकी, जिसपे किसने गिराया था बम? भाई यूएसए ने गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्लियर है। ओके, तो अरेंज कर लीजिए इसको, होंशु सॉरी होकाइडो होंशु, होकाइडो होंशु, फिर शिकोकू, शिकोकू क्यूशु, आंसर डी हो जाएगा, क्लियर है। चले आगे चलते हैं हम लोग। सेल्वास वनों की विशेषता, सेल्वास क्या होते हैं इनको देखिए। जो ब्राजील है ना, ब्राजील में जो वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, विश्व रेखा के दोनों ओर, उत्तर में भी दक्षिण में भी, इन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं हम? सेल्वास, सेल्वास के नाम से जानते हैं, क्लियर है। ओके, वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे तो वहां पे आपको सेल्वास दिख रहा होगा एटलस में। ओके, तो सेल्वास जो है इसी प्रकार के वन है, और इन वनों की विशेषता क्या होती है? ये सदाबहारी वन है, चौड़ी पत्ते वाले वन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो जल की मात्रा होती है, नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण की पत्तियां चौड़ी, लकड़ियां हार्ड होती हैं, हार्डवुड होती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही घने वन है, ठीक है, जिनका एक्सप्लॉइटेशन करना बहुत टफ होता है ह्यूमन के द्वारा। तो इनका आर्थिक महत्व तो कम होता है, लेकिन हमारे पृथ्वी के लिए इनका जो पर्यावरण की दृष्टि से देखें, जलवायु की दृष्टि से इनका बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा सघन है कि हमारे पृथ्वी पर प्रति वर्ष बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिस कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो पृथ्वी के फेफड़े हैं ये, क्लियर है। तो चले आगे चलते हैं हम लोग। तो सेल्वास क्या हो गए? चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है ये, विषुवतरेखीय वन। ओके, कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? देखिए जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी, काला सागर, इसके इधर यहां पे आपको मिलेगा एक छोटा सा सी, अजोव सी, अजोव सी। इसके इधर साइड में मिलेगा सी ऑफ मरमरा, मरमरा सी। ओके, और यहां पे है फिर आपका कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। ओके, काला सागर जो है इसके तट पे जो जो देश हैं उनकी बात करें तो सबसे ऊपर है आपका, इधर देख लें, यूक्रेन, यूक्रेन हो गया। ओके, यूक्रेन के बाद इस तरफ आपका पड़ जाएगा कौन? रसिया। ओके, इसको यहां से मिटा दीजिए, रसिया हो गया। रसिया के बाद इधर कौन? एक छोटा सा देश है, जॉर्जिया, जॉर्जिया। और यहां पे काफी बड़े एरिया में फैला है टर्की, ठीक है, टर्की हो गया भाई। और टर्की के बाद आपका बुल्गारिया, अगेन छोटा सा एक कंट्री, बुल्गारिया, ठीक है। और लास्ट में आपका जो एरिया बचता है वो रोमानिया का है, ठीक है, रोमानिया। तो ये ब्लैक सी जो है इसके चारों ओर कौन कौन सी कंट्री हो गई? रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की एंड बुल्गारिया, जिसमें सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन कवर कर रहा है? ये टर्की कर रहा है, क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जबकि कैस्पियन सी इधर है, कैस्पियन सी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, कैस्पियन सी को कौन कवर करता है? तो इस पे ईरान, ठीक है, किर्गिस्तान, ठीक है, रशिया, रशिया, अजरबैजान, अजरबैजान, ओके, एंड तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये कुछ कंट्री है जो इसके बॉर्डर पे फैली हुई है, क्लियर। तो चले, इसको ब्लैक सी का आप में पूछा है कौन सागर तट पे स्थित नहीं है, तो सीरिया, सीरिया यहाँ पे नहीं है भाई, ठीक है ना। ओके, बाकी सब है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा भूमि साझा नहीं करता? देखिए इंडोनेशिया का एक द्वीप, इंडोनेशिया ऊपर, इंडोनेशिया जैसे ये नीचे फैला हुआ है, यहाँ पे एक द्वीप है, उसका नाम है बोर्नियो। क्या है? बोर्नियो। और इस बोर्नियो में अगर हम देखें, यहाँ पे मलेशिया हो गया, मलेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, ठीक है। और इंडोनेशिया, मलेशिया के इस वाले पोर्शन में आपका है ब्रुनेई, ब्रुनेई,
क्लियर है? ओके, तो ब्रुनेई जो है इंडोनेशिया से टच नहीं करता, क्लियर है? ओके, तो इसमें ब्रुनेई काट दिया जाए तो तिमोर, तिमोर इस तरफ पड़ेगा, ईस्ट तिमोर वगैरह ये सब इसका हिस्सा है। मलेशिया जो हो गया, और पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी इस तरफ है आपका। ओके, पापुआ न्यू गिनी भी इससे अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों तो कनेक्ट है, लेकिन ब्रुनेई नहीं है, क्लियर है? ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? देखिए, जब हमारी पृथ्वी पे सनलाइट पड़ती है ना, तो ये सनलाइट जो होती है आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, लघु तरंग विकिरण। क्या कहते हैं इसको? लघु तरंग विकिरण कहते हैं, ठीक है? ये लघु तरंग विकिरण जब हमारे अर्थ से टकराती है ना, हमारे मतलब पृथ्वी पे एंटर करती है, तो यहाँ पे उपस्थित जो गैस है, उन गैसों से ये रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे लगभग 100% मान लीजिए ये सनलाइट है, तो 100% में से लगभग 35% ये क्या कर देती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, तो यही है 35 इसका एल्बिडो हो जाएगा, 65 ये अटेन करती है। वही उसमें से जब ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो उसको क्या करता है, ये हीटअप करता है, और हीटअप जब पृथ्वी होती है तो यहां से विकिरण जो होता है वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है? और इसी विकिरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेरेस्ट्रियल विकिरण या पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण, क्लियर है भाई? ओके, और ये पार्थिव विकिरण क्या करता है, कैसा है? ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दीर्घ तरंग विकिरण है, जबकि सूर्य से आने वाली शॉर्ट लघु तरंग विकिरण है। तो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस मौजूद है ना, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में से मेथेन हो गया, H2O हो गया, ठीक है ना, ओजोन हो गया, ये सारी गैसेस क्या करती है, इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, हीटअप करती हैं, ठीक है? तो वायुमंडल इससे गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण जो है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस समय चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, सही बात है। चिली का जो अटाकामा डेजर्ट है वो तांबे के लिए बड़ा फेमस है, और वहां पे एंडीज जो क्षेत्र है उसमें तांबा के विशालतम निक्षेप आपको देखने को मिलते हैं, ये पोर्फिरी जो एरिया है यहाँ पे। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, व्याख्या भी करता है। क्लियर? ओके, कमेंट में एक आंसर दीजिएगा। मैक्सिको किसके लिए, कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या? दक्षिणी गोलार्ध, अभी हमने बात किया था एक बल की, कोरियोलिस बल। जब कोई दक्षिणी गोलार्ध में कोई ऑब्जेक्ट है वो एक दिशा में प्रवाहित होता है, तो उस पर बाईं ओर क्या लगता है, एक विक्षेपित बल लगता है, ठीक है? और यही बल क्या करता है, उसको बाईं ओर घुमाने का प्रयास करता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है? डिटेल में इसको हमने अपने वीडियोस में डाल रखा है, तो वहां पे आप समझ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एल नीनो, क्वेश्चन नंबर 1, एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। बिल्कुल सही बात है। जो पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र है उसमें पेरू के तट के पास जब ये पहुंचती है तो पेरूवियन जलधारा जो होती है, वैसे तो वो ठंडी जलधारा है, लेकिन उसको ये क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। तो एल नीनो इफेक्ट आता है ये, और उसको गर्म जलधारा बन जाती है। तो ये ठीक है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस, अरे बाप रे, सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाए। भाई इतना तापमान बढ़ जाएगा तो मछलियां, शैवाल, जीव सब मर जाएंगे उसमें, ठीक है ना? बहुत ज्यादा तापमान होता है 10 डिग्री। ओके, यहाँ 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे बहुत सारे चेंज आते हैं, ये तो 10 डिग्री है। तो ये वाला मामला गलत है, और केवल एक सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं? भाई देखिए, जो कृषक की श्रेणियां हैं उनको 2 भाग में हम विभाजित करें तो देखिए, 1 हेक्टेयर से कम जो होते हैं, 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? सीमांत या मार्जिनल फार्मर कहते हैं, ठीक है? सीमांत कृषक। ओके, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? मिडिल फार्मर कहते हैं, ठीक है ना? ओके, यानी मध्यम कृषक कहते हैं, ठीक है? या स्मॉल कह सकते हैं, मध्यम की जगह स्मॉल कहिए, लघु कृषक या स्मॉल, छोटे किसान जो है। तो सीमांत हो गया 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हो गया स्मॉल, ठीक है? इंडिया में अगर हम बात करें, जो करंट डेटा है, 86% जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? सीमांत और स्मॉल। यानी 86% लोग ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ओके, यहाँ पे पूछा है सीमांत कृषक के बारे में ओनली, तो जिनके पास 1 एकड़ नहीं, हेक्टेयर, हेक्टेयर
बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होगी, आंसर आपका ही। लास्ट है, आप 19 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ये सब है, इनको देख लीजिएगा आप लोग। कहाँ पे है भाई ये? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना है। राजघाट नदी परियोजना आपको पता होगा, यहाँ पे जो सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा की जो ये मैकाल श्रेणी है, ओके, मैकाल की जो ऊंची चोटी है अमरकंटक है। अमरकंटक से 2 नदियां निकल रही, एक तो नर्मदा और एक उत्तर की ओर जा रही है ये सोन। ये जो सोन नदी है, जब ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंचता है तो वहां पे एक परियोजना है, राजघाट परियोजना, ठीक है ना। तो राजघाट नदी परियोजना का निर्माण जो है ये सोन नदी पे किया गया और यूपी एमपी की ये संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपकी आंसर की है, आप मैच कर लीजिएगा। जो भी गलती हो, जो कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।